हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से है वो है रेशियो एनालिसिस। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से बहुत ही, ये कह सकते हैं कि ये अकेले किसी एग्जामिनेशन में इतने अच्छे मार्क्स के लिए आता है। आप खुद सोच लो, कभी कभी ये अकेले 40 मार्क्स तक का आपके एग्जामिनेशन में, बीकॉम के एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ यदि इंटरमीडिएट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए रेशियो एनालिसिस एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अच्छा, है तो कुछ नहीं इसमें, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे तो कुछ है नहीं। चलो देखो, मैं बता दूं कि ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ना, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप इसमें देखेंगे कि एनालिसिस के जितने भी टूल्स आपने स्टडी किया हुआ या इंट्रोड्यूस किया देखा है, जैसे कॉमन साइज एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड रेशियोज एंड ट्रेंड परसेंटेज। उसके बाद आपका जो है वो रेशियो एनालिसिस का पार्ट बनता है कि रेशियो एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपकी जो अगली क्लासेस और भी जो एनालिसिस के टर्म्स हैं वो तो है ही, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जो रेशियो एनालिसिस है ना, रेशियो एनालिसिस आपको एक इजी वे में एक्सप्लेनेशन दे देता है। इजी वे में आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन दे देता है कि एग्जैक्टली आप अपने टॉपिक को लेके इतना एक्साइटेड होंगे कि इतना एक्सप्लेनेशन देने वाला टॉपिक, साथ ही साथ आपको मार्क्स देने वाला टॉपिक, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मार्क्स के साथ साथ आपको ये नॉलेज प्लस, मैं बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो क्विक डिसीजनल है, यानी कि जल्दी से प्रबंधक, कारखाना मैनेजर या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है या कंपनी का मालिक होता है या आप खुद एक ओनर हो, यदि एक सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, तो आपको डिसीजन कैपेसिटी यहाँ से ये बहुत जल्दी आपको डिसीजनल हो जाता है, आप डिसीजन ले लेते हो इससे। जैसे कि पहली बात तो आप सोचोगे सर रेशियो एनालिसिस क्या है। देखो, रेशियो एनालिसिस सीधी सीधी बात है कि दो डेटा होंगे, दो एलिमेंट होंगे, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। यानी कि उनका जब आपस में कंपैरिजन किया जाएगा तो उस कंपैरिजन के माध्यम से जो आपको उसके प्रॉपर्शन आएंगे, यानी उस प्रॉपर्शन में कम से कम जो वैल्यू फाइंड होगी वो एक शॉर्ट वैल्यू फाइंड होती है। उस शॉर्ट वैल्यू से आप इजीली अपना डिसीजन ले लेते हो, इजीली आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्म्स का एनालिसिस कर लेते हो। आई होप कि ये टॉपिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ये टर्म्स है रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि इसके लिए दो एलिमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए यानी कि कंपैरिजन के लिए टू एलिमेंट्स होने चाहिए, एक x और एक y। यानी कि कहेंगे सर एक x और एक y, इसका मतलब क्या है, एक न्यूमरेटर बनेगा और एक डिनोमिनेटर बनेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक न्यूमरेटर का मतलब कि जो जिसका कंपैरिजन आप जिसके बेस पे करने वाले हो। जैसे एक एग्जांपल्स लो, आपका सेल्स मान लो 1 लाख रुपए है, जबकि आपका नेट प्रॉफिट 5000 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। यानी कि ये कह सकते हैं 5000 इज टू 1 लाख, ये कह सकते हैं, यानी 5000 इज टू 1 लाख। यदि हम ये देखें, यानी कि अगर इसका रेशियो देखेंगे तो 5000 अपान 1 लाख आएगा। अच्छा, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमको परसेंटेज की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी कि हमारे सेल्स के अगेंस्ट हमको जो नेट प्रॉफिट मिले हैं, उस नेट प्रॉफिट वो आखिर कितना परसेंट है सेल्स का। यानी कि आप देखेंगे तो ये 20% आता है। सॉरी, 5000 अपान
1,00,000 इंटू 100, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, ये आपको 5% की वैल्यू फाइंड करता है। यह बहुत सिंपल है, 1,00,000 का 5% 5,000 ही होगा, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जैक्ट बताओ, अब ये जो 5% आया, ये बहुत जल्दी आपको पता चल गया। 5% का मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब हुआ कि सेल्स के अगेंस्ट जो आपने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो 5,000 है। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को कह दिया जाए कि अगर उसका प्रॉफिट 5% है, यानी नॉर्मली यदि किसी बिजनेस मैन को ये बताया जाए, नॉर्मली यदि किसी छोटे इन्वेस्टर्स को बताया जाए, छोटे बिजनेसमैन को, यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी 5% की वैल्यू को समझ जाएगा, ये तो 5% का रिटर्न्स इनका है। दैट इज डिसीजनल। अगर कोई कहे कि 5,000 इनकी प्रॉफिट है, तो 5,000 की प्रॉफिट ये समझ में नहीं आता कितने टर्नओवर पे है। लेकिन 5%, अब देखो टर्नओवर इनका कितना भी हो, लेकिन 5% जो वैल्यू फाइंड होती है, ये बताता है कि ये एक लीस्ट मीजर्स में, एक छोटे मीजर्स में आपको जस्ट उसकी जो कंप्लीट फिगर होती है ना, वो दे देता है। तो आप इस प्रेजेंट चैप्टर में ये स्टडी करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है रेशियो एनालिसिस, जिसके माध्यम से बहुत ईजिली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्म्स को ईजिली, मतलब ये कह सकते हैं ना, इतना ईजिली रेशियो, इतना ईजिली, इतनी आसानी से ये समझ में आने वाला कोर्स होता है, समझ में आने वाला एनालिसिस होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती स्टूडेंट्स, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आपके कोर्सेस में जो एनालिसिस हैं, आपके कोर्सेस में जितने एनालिसिस के पार्ट्स दिए गए हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके कोर्सेस में जो एनालिसिस के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो किन किन रेशियो को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, किन किन रेशियोज को हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से जानेंगे कि ये रेशियो जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेहतर एनालिसिस का एक माध्यम होता है, यानी एक टूल्स होता है। ये यानी कि रेशियो एनालिसिस इज ए इंपॉर्टेंट टूल टू इवैल्यूएट, टू एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, चलो देखें, देखो रेशियो एनालिसिस में पहला हम लोग जो स्टडी किया जाएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा एक्टिविटी रेशियो, या ये कह सकते हैं इसी को आर, परफॉर्मेंस रेशियो, या इसी को कह सकते हैं टर्नओवर रेशियो। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड, थर्ड, ये कह सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग स्टडी किया जाएगा। सॉल्वेंसी में दो रेशियोज होंगे, पहला तो होगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, और जो दूसरा होगा वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और ये देखो चौथा हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं लीवरेज रेशियो का, यानी लीवरेज भी एक आपका रेशियो होता है, लीवरेज भी आपका एक रेशियो होता है। यानी कि ये बस चार रेशियोज हैं स्टूडेंट्स। आपकी आने वाली क्लासेस में जो रेशियोज को हम लोग स्टडी किया जाएगा, यानी कि हम लोग बिल्कुल आसान से टेक्निक्स में रेशियो एनालिसिस की फाइंडिंग की जाएगी। इसकी एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो टूल्स हैं, रेशियो एनालिसिस के जो पर्टिकुलर मैटर्स हम लोगों को मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी किया जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों ने लिखा, देखो ये जो सेल्स होता है, ऐसा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ना, ये
तीन तरह से मेजर किया जाता है, यानी तीन बेसिस इसके होते हैं। कौन कौन से बेसिस? देखो, या तो हम लोग ये देखते हैं कि सेल्स के बेस पे, यानी कि एक तो हम लोग सेल्स के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। सेल्स के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये देखते हैं ना कि सेल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो प्रॉफिट हुआ है, यानी आपने नाम क्या लिखा सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि इसमें हम जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो कंपनी की, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। यानी कि प्रॉफिट को डिफरेंट उसके फैक्टर्स हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। देखो, मैंने कहा ना, शुरुआत में ही कहा है आपसे कि रेशियो एनालिसिस में हम लोगों को कंपैरिजन के लिए कम से कम दो फैक्टर्स होना आवश्यक है, ताकि दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जा सके और रेशियोज उसके अकॉर्डिंग निकाला जा सके। आई थिंक कि सेल्स एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि कितनी सेलिंग हुई है, अच्छा उसके अगेंस्ट हमको प्रॉफिट क्या मिला है। आप बताओ सही बोल रहे हैं कि नहीं? यानी कि सेल्स के अगेंस्ट जो आपको प्रॉफिट मिला होगा, यानी कि ये पहला मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी का। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज क्लियर जी। अब देखो, जो नेक्स्ट होता है ना, वो ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है ना, चाहे वो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड हो, चाहे वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो। यानी कि हम इस पे ये देखेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में जो हमने लगाया हुआ है, उस पूंजी के अगेंस्ट हमने कितनी प्रॉफिट जनरेट की हुई है, कितनी प्रॉफिट जनरेट की हुई है। इट मीन कि आप खुद सोचो, आपने बिजनेस में एक कैपिटल लगाए हो, तो आपको आखिर जो रिटर्न्स मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन क्या इन्वेस्टेड कैपिटल से नहीं करना चाहोगे कि आपने अपने बिजनेस में 10 लाख की पूंजी लगाई हुई है, अच्छा प्रॉफिट हुआ 5000, तो फिर क्या सोचोगे भाई कि हमने तो कैपिटल, देखो सेल्स से जो प्रॉफिट निकल के आएगी, तो सेल्स से जो प्रॉफिट निकल के आएगी, आखिर आपने, अच्छा चलो जो देखो कितना भी सेल्स किया आपने, लेकिन कम से कम सेल्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट निकल के आएगी, इससे तो काम नहीं चलेगा। इससे तो आपने सेल्स का कंपैरिजन कर लिया कि प्रॉफिट कितना होता है, लेकिन सही मामले में जो आपने पूंजी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो पूंजी अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, उसके अगेंस्ट आप देखते हो कि कितना रिटर्न्स आपको मिला हुआ है। सच बताओ, क्या आप ये नहीं सोचोगे कि आपने इतनी पूंजी लगाई हुई है तो इस पूंजी के बदले आपको इतना रिटर्न्स मिलना चाहिए? यानी कि मार्केट का कोई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स होता है, तो क्या इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स को बिजनेस ने अचीव किया कि नहीं किया? देखो पिछली क्लासेस में, जो हमारी पिछली क्लासेस थी, उस क्लासेस में हमने आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स और तमाम एलिमेंट्स के विषय में स्टडी किया। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कोर्स आपने हमसे स्टडी किया हुआ है, साथ ही साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मैंने आपको कहीं न कहीं ये समझाया हुआ है। तो वहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आया है स्टूडेंट्स। चलो नहीं कहीं आया है तो आप खुद सोचो, जब गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होते हो तो गुडविल के वैल्यूएशन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आता है। यानी एक बिजनेस जितनी पूंजी इन्वेस्ट किया हुआ होता है, उसके अगेंस्ट जो बिजनेस में प्रॉफिट होती है ना, वो प्रॉफिट आखिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स से कंपैरिजन किया जाएगा कि नहीं? यानी कि जो आपने बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, उस प्रॉफिट को आप अपने कैपिटल से तुलना कीजिएगा कि नहीं? जी बिल्कुल कीजिएगा। तो आई थिंक कि ये कैपिटल, अच्छा जो आपकी प्रॉफिट होती है ना, आखिर अर्निंग पर शेयर्स,
यानी कि आप एक कंपनी में इन्वेस्टर हो, आपने शेयर्स लिया है, तो एक शेयर्स के पीछे क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग स्टडी किया जाएगा, ये हम लोग स्टडी किया जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। ठीक है, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। यानी कि हम लोग अभी देखो, ये अब प्रॉफिटेबिलिटी में पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरा। अभी बोलोगे सर ईपीएस का मतलब क्या है? ईपीएस का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स अर्निंग पर शेयर्स, यानी कि जो अर्निंग आपको हुई है ना, इस अर्निंग में एक शेयर्स के पीछे आपने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि आपके हैंड में कितनी प्रॉफिट आई, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर्स। तो अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी के मेजरमेंट आपके जो रेशियोज में होंगे, ये तीन हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के तीन मेजर्स हैं। या पहला सेल्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिट कितनी हुई, दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स जी। सेकंड क्या हुआ? सेकंड आपका कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि आप ये देखते हो ना कि कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस कैपिटल के इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आपको उतनी प्रॉफिट जनरेट हुई है कि नहीं। चलो ठीक है, अब देखो अर्निंग, आपने कैपिटल तो इन्वेस्ट किया है, लेकिन चलो ठीक है, अब आप इस यदि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, खुद सोचो, चलो ये आपने सेल्स किया, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थे, ये कैपिटल एम्प्लॉयड जब देखा तो फर्म ऑर्गेनाइजेशन या सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन जब एक पब्लिक कंपनी में आप जाते हो तो आप अकेले मालिक तो होते नहीं, आपकी आप अकेले उस कंपनी के मालिक तो होते नहीं, डिफरेंट शेयर होल्डर्स उस कंपनी के मालिक होते हैं। तो जब वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स उस कंपनी के मालिक होते हैं भाई, तो आप खुद सोचो कि आप अपने एक शेयर्स के पीछे कितनी प्रॉफिट बनती है, आप उसको जानना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो आखिर एक शेयर्स के पीछे जो आपको रिटर्न्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट। ठीक है, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट निकाल। अब देखो प्रॉफिट आपको क्या मिला, आपने कितने शेयर होल्ड किए हो, उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रॉफिट को देखोगे ना, तो आपको अर्निंग पर शेयर्स ये इवेल्युएट हो जाएगा। यानी रेशियो एनालिसिस के प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट में तीन स्टडी की जाएगी। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अर्निंग पर शेयर्स। ठीक है, अभी देखो मैंने कहा ना, हम लोग केवल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की ओर चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ओके, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स चलते हैं। इन दोनों टॉपिक को होल्ड किया जाएगा, परेशान नहीं होना आप लोग। सॉरी, देखो देखो अब क्या होता है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी आपने तय कर लिया कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो एनालिसिस हम लोगों की है अभी रेशियो एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सी, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी आपके दिमाग में चलेगा सर क्या सिंपल है, मैं बता दूं। देखो अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स लो, ये जो सेल्स है ना, आप बता दो सेल्स कहाँ होता है। तो अभी आप कहोगे सर इनकम स्टेटमेंट में जो टर्नओवर होता है उसी को सेल्स कहते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टर्नओवर दिया होता है उसी को सेल्स कहते हैं। यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में, या अगर कह लें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मेजर कंटेंट होता है, जो डायरेक्ट इनकम होता है, वो सेल्स होता है। आप बता दो सेल्स के अलावा आपका कोई डायरेक्ट इनकम होता है क्या? आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक कंटेंट लिखते हो, वो भी सेल्स। डायरेक्ट इनकम सेल्स के अलावा आपका कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो अब आपके जो स्टेटमेंट हैं, कौन से स्टेटमेंट, यानी कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेजर, जो वो स्पेशली तीन, अभी आप कहेंगे सर डिफरेंट होते हैं, देखो आप जितना मान लो ऐसा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिनकी एनालिसिस होनी है, यानी कि वो बेसिकली दो ही होते हैं कि इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसके बाद के जो स्टेटमेंट होते हैं वो एनालिसिस पार्ट होते हैं, जैसे आपने कैश फ्लो,
फंड फ्लो बनाने हैं। यानी कि यदि कोई रिटर्न्स के स्टेटमेंट बनाते हो आप, तो सब कुछ एनालिसिस के पार्ट में आते हैं। यानी कि इंटायरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी एनालिसिस केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का ही किया जाएगा। बाकी के जितने भी स्टेटमेंट हैं सब इनकी हेल्प से, किनकी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या ये कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के ही जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसकी एनालिसिस कंप्लीटली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में किया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जिनकी एनालिसिस की जानी है, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, ये देखो मैंने आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो मैंने रखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी में मैंने बताया, मैंने तो पहले रेशियो को क्लासीफाइड किया कि कितने भागों में हम लोग बांटेंगे। अब ये देखो हमने कुछ बताया नहीं, और मैं बता दूं रेशियो एनालिसिस कुछ भी नहीं है। आप क्लासेस के साथ जुटे रहें, मेरा वादा है कसम से मैं बहुत आसानी से आप लोगों को रेशियो एनालिसिस समझाऊंगा। जितनी बस आप वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यू बने रहें, आप वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू देखें, साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि रेशियो एनालिसिस आपको समझाने में मैं सफल रहूँगा। अब वीक से वीक स्टूडेंट्स यदि हो तो भी रेशियो एनालिसिस आपको आएगा, और एग्जामिनेशन में आप रेशियो एनालिसिस के कोई क्वेश्चन यानी आपसे लेफ्ट नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे देखते हैं। सॉरी, अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स किया ना, तो अभी हमने आपसे कहा कि सेल्स कहाँ होता है, तो आपने कहा सही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अब आपको तो मालूम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, बिना उसको जाने कैसे एनालिसिस कर सकते हो भाई। यानी कि आप आ गए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने, अच्छा उसके विषय में आपको मालूम ही नहीं है तो कैसे एनालिसिस किया जाएगा। यानी अगर रिश्तेदार को पहचानोगे तभी तो उसके हिसाब से उसकी इज्जत पानी खाते भाव कहोगे भाई। या यदि रिश्तेदार आप नहीं पहचानते हो तो आप बताओ उसको कैसे, क्या रिस्पेक्ट दोगे, क्या कैसे बैठाओगे, घर में ले आओगे, अंदर बाहर ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे। यानी कि फाइनेंशियल किसी चीज़ की एनालिसिस को करने से पहले आप खुद सोचो, पहले उसके विषय में आपको जानना होगा। यानी कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्लास में हो और रेशियो एनालिसिस क्लास में हो, तो इसका मतलब है कि आपको जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के कंटेंट्स हैं इसके विषय में अच्छी जानकारी है। यानी इसके जानकारी के अभाव में यदि आप एनालिसिस, अच्छा बताओ जिसको आप जानते नहीं हो, जिसके विषय में नहीं जानते हो, उसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हो भाई। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान दें कि आपको इसके एनालिसिस के लिए बिल्कुल इनके विषय में पहले जानना होगा, कि इनके विषय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विषय में। तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स की क्लासेस जो आपने अटेंड की हुई हैं, तो आपको उससे पता चला होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अच्छा चलो ये देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, मैंने आपको बताया कि सेल्स के बेस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाले जाएंगे, जो रेशियो यहाँ पे फाइंड किए जाएंगे या जो हम लोग स्टडी किया जाएगा वो कौन कौन सा होगा। चलो देखें, पहली बात मैंने कहा ना प्रॉफिटेबिलिटी में, पहली बात कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरी नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और चौथा हम लोग एक्सपेंसेस रेशियो देखा जाएगा। अभी आप कहोगे सर ये एक्सपेंसेस भी प्रॉफिटेबिलिटी में ही आता है क्या? देखो आपने लिखा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स से जिन एलिमेंट का कंपैरिजन किया जाएगा वो सबके सब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे। तो जब सब के सब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे तो उसमें केवल प्रॉफिट ही तो नहीं होता है ना, उसमें एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। यानी कि उस एक्सपेंसेस का भी हम लोग एनालिसिस किया जाएगा कि वो सेल के कंपैरिजन में है कितने, उनका परसेंटेज क्या है। इस साल अगर उनका परसेंटेज इतना है, इस साल अगर उनका परसेंटेज इतना है तो अगले साल परसेंटेज क्या होना चाहिए एक्सपेंसेस का।
तो बता दो सभी एलिमेंट्स का अगर परसेंटेज या रेशियो जो फाइंड किया जाएगा तभी तो हम डिफरेंट ईयर से उसका कंपैरिजन करने के बाद उस कॉस्ट को, उस एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ना। यानी कि मैंने पहली क्लासेस में आपको इसके बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नॉट ए ओनली एनालिसिस बट इज ए टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजर्स। यानी मैनेजर्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसके लिए ये सब कारनामे किए जा रहे हैं, न कि केवल एक एनालिसिस है ये, न कि केवल बस इतना सा ही है कि आप इसको समझ लिए, एनालिसिस लिख लिया, आंसर ला दिया, बट इट इज डिसीजनल अकाउंटिंग। ये कौन सी अकाउंटिंग है भाई? ये डिसीजनल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिसीजनल अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। इस अकाउंटिंग का क्या उपयोग है? तो मैनेजरियल डिसीजंस में है। आप एक कारखाना प्रबंधक हो, आप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो आखिर आप डिफरेंट जो सीगमेंट हैं या डिफरेंट जो एलिमेंट हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, आप इसको क्या करते हो? आप इसका कंपैरिजन करते हो सेल्स से। तो पिछले साल जो कंपैरिजन किया था उसका फिगर क्या आया, इस साल कंपैरिजन किया उसका फिगर क्या आया, अगले साल कंपैरिजन किया, आपने 3 साल देखा तो आपके एक्सपेंसेस अप्स एंड डाउन थे, आपकी इनकम जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो अप्स एंड डाउन था। तो आप रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होंगे ना, आप उन्हें जिम्मेदार ठहराओगे, आप उनको बिजनेस से निकालोगे, नई अपॉइंटमेंट कर लोगे। बोलो सही है कि नहीं है? तो जो रेशियो एनालिसिस है ना बेटा, ये नॉट ओनली द एनालिसिस बट इट इज ए डिसीजनल अकाउंटिंग। सो फॉर मैनेजरियल डिसीजंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। आई थिंक कि आपको अभी धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ना, इट इज नॉट ए ओनली ऑफ रिकॉर्डिंग, नॉट इज ए एनालिसिस बट इट इज हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, इस पे आते हैं। अभी आपने कहा कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और बाकी की चीज़ें क्या है? एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंसेस रेशियो काहे का एक्सपेंसेस रेशियो भाई? जो एक्सपेंसेस भी आपके होते हैं वो भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं इसी में। यानी कि एक्सपेंसेस की भी तुलना सेल्स से की जाती है। एक्सपेंसेस की भी तुलना किससे की जाती है? सेल्स से की जाती है। तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं। देखो एक चीज और बता दूं कि ये चैप्टर ना आप सोचते हो कि फार्मूले वाला है, फार्मूला आपके याद करने से भूल जाता है। आप फार्मूले को समझें, आप फार्मूले को समझें। यदि फार्मूला आपने समझा हुआ है तो ये कभी नहीं भूलेगा, लेकिन यदि फार्मूला आपने लर्न किया है तो ये भूल जाएगा। तो चलते हैं, आप फार्मूले को भूले नहीं प्लीज, आप बिल्कुल फार्मूले को भूलेंगे नहीं। ओके, यदि आप फार्मूले को भूलते हो तो आपके सामने दिक्कतें आएंगी। कैसी दिक्कतें सर? देखो मैं बता दूं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, आप बहुत सिंपल में लिखते हो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हो गया कि क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अच्छा, नेट प्रॉफिट का क्या फार्मूला हो गया? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अच्छा, एक्सपेंसेस का क्या होगा? तो एक्सपेंसेस तो आपके डिफरेंट है ना। कैसे एक्सपेंसेस? चलो देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि कैसे एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपने क्या किया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रेशियो बेटा, या इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? भूलिएगा नहीं, उसको ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्या कंफ्यूज हो जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। हमने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन वहां पे एक्सपेंसेस नाम नहीं दिया होता है, केवल ऑपरेटिंग रेशियो कहता है। यानी कि ये एक्सपेंसेस का रेशियो है और ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब देखो, अब इसमें यदि आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट, ये देखो
इसी में ये पहला हो गया। दूसरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो सब सब कुछ क्या काउंट कर रहे हो, रेशियो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो आप निकाल रहे हो। क्या निकालो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। अच्छा, अगर वही चीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया तो कुछ नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, लिख दो ये नेट प्रॉफिट रेशियो, यहां लिख लो, इसे हमको जगह दे दो। तो फिर क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल इनटू 100। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लो, एनपीएटी और एनपीबीटी। ठीक है भाई, यानी कि आपने देखा कि अब तो आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया, ये नेट प्रॉफिट, ये आफ्टर कर लो भाई, आफ्टर कर लो। यानी सबका कंपैरिजन, आप घबराना नहीं, मैंने फार्मूले को नहीं लिखा, मैं केवल समझाना चाहता हूं आपको कि जिस एलिमेंट का कंपैरिजन सेल्स के साथ किया जाना है वो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और सेल्स यहाँ क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। आप खुद सोचो, आप नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन सेल्स के साथ करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा, नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर रख दो, नेट सेल डिनोमिनेटर रख दो, इंटू 100 हो गया कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स अब देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी देखो मैंने कुछ बताया नहीं, फार्मूला आप केवल समझो, फार्मूले को लिखो नहीं, फार्मूले को याद नहीं करो, फार्मूले को आप समझने की कोशिश करो। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं बताया, सवाल न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं एग्जाम्पल्स लेके समझाऊंगा, ये टर्म्स कैसे निकलता है ये सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो अब चलो देखो, अब मैं एक एक एलिमेंट्स को उठाऊं, आई होप कि अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में। अब जब यहाँ आ गए तो अब हम लोग सबसे पहला जो रेशियो फाइंड किया जाएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी आप इसमें कुछ नहीं परेशान होना। अब देखो ये ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस रेशियो आ जाएगा। यानी कि जितने भी एक्सपेंस होंगे सबके नाम आ जाएंगे भाई, और सबकी तुलना हम लोग क्या करेंगे, सेल से कर लेंगे। यानी कि बहुत ही आसान होने वाला, ये बहुत ही आसान होने वाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, आगे की क्लासेस में आपको हम बताते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। आई थिंक कि प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब आप आते हो, सेल्स के बेसिस पे आते हो, तो ध्यान दो कि जितने भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंटेंट होते हैं उसका सेल्स के साथ कंपेरिजन किया जाता है। अब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो माय डियर स्टूडेंट्स कुछ भी हो, उसका कंपैरिजन आप सेल्स के साथ कर लो, इंटू 100 कर लो और रेशियो निकल जाता है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। आप इसको देखें, आप बिल्कुल आप पाएंगे कि सब जगह पे सेल्स का कंपैरिजन किया गया है, सब जगह पे ही, सब जगहों पे सेल्स के साथ कंपैरिजन किया गया है। चलिए देखिए, तो हम लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सच रेशियो establishes the relationship between gross profit and
नेट सेल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल बहुत सिंपल है। यू वेल नोन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट बिकॉज यू फर्स्ट इन if you are understanding the ratio analysis and if you are here in analysis class, that it is necessary you well known about the trading and profit and loss account and balance sheet students. So I hope gross profit ratio is equal to, क्या लिखा था आपने, ग्रॉस प्रॉफिट, या पूरा लिख देते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। सब आप सभी लोगों को मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्यों, यू वेल नोन। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। इट मीन कि सेल्स माइनस या नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या चीज, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। यानी कि आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लोगे। अब आप सोचोगे इस सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छे ढंग से जानते हो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में बताया गया था, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कर लेंगे लेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेगा। आप कॉपी कर ले भाई कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेज। आपको बता दूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो गुड्स परचेज किए हुए गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं मेरे भाई, इंक्रीज कर देते हैं। कैसे, आप कोई गुड्स लेके अपने दुकान तक बेचने के लिए लेके आते हो, तो जब लेके आते हो ना, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस लगेंगे दुकान तक लाने के लिए, यानी कि आप बेचने के लिए ला रहे हो, तो दुकान तक लाने के लिए जितने एक्सपेंसेस लगेंगे वो सब के सब कॉस्ट ऑफ परचेज जो होगा ना उसको इंक्रीज कर लेंगे दुकान तक लाने के लिए, तो उन्हें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हो। जब बेचना स्टार्ट करते हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, लेकिन जब तक दुकान में गुड्स आया नहीं है तो लाने तक का जितना भी एक्सपेंस होगा वो सब परचेज की कॉस्ट में जुट जाएगा, यानी कि परचेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप इसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक माय डियर स्टूडेंट्स बचा हुआ है वो तो डिडक्ट कर लो ना। और ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट डिडक्ट होनी चाहिए। यदि आपका स्टॉक ओवर वैल्यूएट है या आपका स्टॉक अंडर वैल्यूएट है तो उसको आप पहले उसकी मेजर कॉस्ट पर ले आएंगे, यानी कि जो उसकी कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट को घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक की, और फिर जो वैल्यू आपका आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। सेकेंड टर्म्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, यदि सेल दिया हुआ है, क्या दिया है, यदि सेल दिया हुआ है और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो, तो भी क्या आ जाएगा, COGS। हालांकि अभी हमको इसकी नीड नहीं है, ये हो जाएगा। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ क्या टर्म्स दिया है, नेट सेल्स दिया है। नेट सेल्स यानी कि यदि हम यहाँ लिख लें कि नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न्स।
भाई जो सेल्स रिटर्न्स हो चुका उस पर आपको प्रॉफिट थोड़ी मिलनी है कि मिलनी है। जो सेल्स रिटर्न्स हो गया उस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलनी है। तो फिर क्या है, सेल रिटर्न्स को माइनस कर लो। अच्छा, ये टोटल सेल का क्या मतलब होता है, कंप्लीट बता देते हैं हम आपको। टोटल सेल का मतलब होता है चाहे वो कैश सेल हुआ हो चाहे वो क्रेडिट सेल हुआ हो, प्रॉफिट तो आपको दोनों पे ही मिलनी है भाई। चाहे आपने उधार बेचा हो चाहे आपने नगदी में बेचा हो, नगदी नहीं नकदी, तो यदि आपने उसे बेचा हो तो आपको प्रॉफिट तो मिलनी है माय डियर, प्रॉफिट तो मिलनी है। इट मीन कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को निकालने के, अच्छा एक ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और भी फार्मूला है। आप लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप कॉपी कर लो क्योंकि मैं डिफरेंट जगह पे लिख रहा हूं तो आपको दिक्कत ना हो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि आपके क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, किसका इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन प्लस नेट प्रॉफिट का दिया हुआ है, तो भाई नेट प्रॉफिट में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल कर लो ना, तो आपको पता चल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसे हमें निकालने के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी है। चलो हमारे साथ आओ, एक आप एग्जांपल्स लो। देखो ये एक इंफॉर्मेशन दिया है, कैश सेल 1,00,000, दूसरा क्रेडिट सेल 2,00,000 है, कास्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स 1,20,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेज 20,000 है, ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 है, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 50,000 का है। ठीक है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखो ना, अब देखो इस छोटे से एग्जाम्पल में कि कैश सेल, यदि ये फिगर क्लियर नहीं है तो मैं कैश सेल को यहां लिख देता हूं। कैश सेल 1,00,000 का है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। ये कहता है क्वेश्चन में कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आई थिंक कि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत इजीली आप फाइंड कर लोगे। तो सबसे पहले तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, चलो मैंने बताया कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लो। नेट सेल्स आपका देखो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिला के 3,00,000 होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप यहां वर्किंग नोट में आ जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए चलो देखो क्या फार्मूला मैंने बताया था। ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना है सर, ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 है, ऐड परचेज कितनी है, कॉस्ट ऑफ परचेज 1,00,000 20,000 है। फिर क्या बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 20,000, और कोई एक्सपेंस लगी है नहीं सर, तो ये 2,40,000। अच्छा, लेस क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का, तो ये क्या आ गया 1,90,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। दैट इज क्लियर भाई,
दैट इज क्लियर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही नहीं, आपको आगे चल के रेशियो एनालिसिस के साथ साथ डिफरेंट, यदि आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में हैं तो आप डिफरेंट जगहों पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए पूछेगा, तो आपको वहाँ दिक्कतें आएंगी। तो आज की क्लास में से ही आप सीख लीजिए इसको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। आपने निकाल लिया, क्या निकालना है? चलो ठीक है, 1,90,000 डिडक्ट कर लिया तो आपका जीपी कितना आ गया? 1,10,000। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फार्मूला आपको मालूम ही है, क्या फार्मूला मालूम है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। बोले तो ये देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया सर? 1 लाख आ गया, 1,10,000 अपॉन नेट सेल 3 लाख दिया हुआ है सर, इंटू 100, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो आप। 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 लाख, कितना आएगा? 36.66%, यानी कि 36.67%। यानी स्टूडेंट्स आप देखोगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल आसान है, बस जो कंटेंट्स, जो एलिमेंट्स, अच्छा इसमें से कुछ जो संडे टाइप के स्टूडेंट्स होंगे उनके दिमाग में वो ये चल रहा होगा कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया होता। अच्छा एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप? लाइन खींचोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। आज के टाइम पे कहीं ट्रेडिंग अकाउंट बनता है? यानी कि आपको जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में जब जाओगे तो कैसे बनाओगे इसको? तो आपको ये जो मैंने बताया हुआ है आप इससे निकालो, आप इसे बहुत आसानी से निकाल के रेशियो एनालिसिस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत इजीली। ठीक है, चलो देखते हो नेक्स्ट टॉपिक इसको लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट टॉपिक, देखो एक चीज और बता दें कि यदि ऑर्गेनाइजेशन का ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये दिशा और दशा सब बता देता है। अब आप कहोगे सर ये दिशा और दशा का क्या मतलब है? यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उनका हाई जाता है तो मान के चलो कि बिजनेस उनकी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि मेजर जो एक्सपेंडिचर है ना वो यहीं पे होते हैं। अब इसके बाद तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने हैं, बहुत नॉर्मल एक्सपेंसेस होने हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू हालत में बनाने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए या ऑपरेटिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस होने हैं। लेकिन अभी तक देखो कॉस्ट ऑफ परचेज एक हैवी एक्सपेंडिचर होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं। अब इसके बाद बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर आने वाले हैं वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब वो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि वो कम होंगे। असली एक्सपेंसेस कहाँ होने थे? ट्रेडिंग अकाउंट के जो टर्म्स थे या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो टर्म्स थे वहाँ पे होने थे। तो आप खुद सोचो कि यदि किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि ग्रॉस मार्जिन इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई है तो ये आगे चल के और भी यानी कि इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा जाएगा, तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी चलने वाली हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, आप यहां लिख लेंगे सच रेशियो एस्टैब्लिशेस द relationship between net sale and net profit, that what percentage of net profit against net sale, that is calculate by net profit ratio. Okay, चलो देखिए स्टूडेंट्स, net profit ratio is equal to
नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। आपको पहले ही मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के होते हैं वो माइनस कर लोगे। सही, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऑल द एक्सपेंसेस हु आर बियॉन्ड द परचेज ऑफ गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि वे सभी एक्सपेंसेस जो परचेज ऑफ गुड्स से संबंधित नहीं होते, यानी कि गुड्स को खरीदने के लिए जो, यानी गुड्स को दुकान तक लाने के लिए जो किए जाते हैं, उनके अलावा जो एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, यानी कि इनको आप माइनस कर लोगे। अच्छा, और फिर क्या है, नेट सेल कैसे निकालोगे? नेट सेल आपका वही टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अब टोटल सेल